अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल आप सबका ठीक है? अच्छा, मैंने सबको म्यूट इसलिए किया है ताकि हम लोग बात कर सकें और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन अगर लेना हो तो बिल्कुल आखिर में लेंगे, अगर हमारे पास थोड़ा टाइम बचा तो। ठीक है? तो आज के सेशन का मकसद ये था कि किसी की रिक्वेस्ट आई थी। एक स्टूडेंट हैं हमारी फ्रॉम कराची, उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि बेसिकली यूज़ केसेस और कैरियर के ऊपर जो है ना, एक छोटी सी वर्कशॉप की जाए ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो सके कि क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी दुनिया में ब्लॉकचेन पे काम हो सकता है और प्रोग्रामर्स के अलावा भी कैरियर मौजूद है ब्लॉकचेन में। अच्छा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबको तो माशाल्लाह ये चीज़ मैं हमेशा लेक्चर्स के दौरान बात करता रहता हूँ इसके ऊपर। तो सबसे पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो आप लोग होपफुली आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते, जी मेरा नाम अहमद मंजूर है। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट। इसके अलावा मैं कोई 21 साल का मेरा एक्सपीरियंस है आईसीटी इंडस्ट्री का, मेनली नेटवर्क्स में है। बहुत सारे डेटा सेंटर डिज़ाइन किए हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर। पिछले 12 साल से मैं ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ डिफरेंट चीज़ों पे, जैसे पहले सिस्को वगैरह पे देता था, अब ज़्यादा ब्लॉकचेन का काम चल रहा है, ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हुआ हूँ तो उसके ऊपर। उससे पहले नेटवर्क्स में ITIL और डेटा सेंटर्स और इनकी डिज़ाइनिंग वगैरह पे दिया करता था। अभी आजकल उन पे नहीं दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर कोई बुला ले तो एज ए गेस्ट स्पीकर चला जाता हूँ नॉर्मली। ब्लॉकचेन का सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, ब्लॉकचेन ट्रेनिंग अलायंस से, वन एंड ओनली इन पाकिस्तान। बाहर हैं बहुत सारे, और सिक्योरिटी प्रोफेशनल का शायद मैं बिल्कुल ही अकेला ट्रेनर हूँ। उसके अलावा मैं PIC में पढ़ाता हूँ, उसमें भी एज ए लीड ट्रेनर हूँ। कोविड-19 का एक इनिशिएटिव चल रहा है ट्रस्टनेट PK का, उसके अंदर एज ए आर्किटेक्ट और एज ए ट्रस्टी काम कर रहा हूँ साथ साथ। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, टॉपिक पे जाने से पहले आई होप आप लोगों को ब्लॉकचेन, अगर आप लोग यहाँ पे हैं तो ब्लॉकचेन का आपको कुछ ना कुछ तो अंदाजा होगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चलूंगा ताकि हम लोग चीज़ों को एक पेस में पकड़ सकें, जिनको नहीं भी पता उनको भी पता लग जाए। आई होप यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्रामर्स भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी या तो मुझे सुन चुके हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसे सुनने को मिलेंगी जो ऑलरेडी वो मेरे ही मुंह से सुन चुके हैं मैं। ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं मिसकॉन्सेप्शंस की। ये स्लाइड मैं हर जगह पे इसलिए डाल देता हूँ बिकॉज ये मेरे हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि आपको ये पता लग सके कि जी बिटकॉइन और ब्लॉकचेन में एक तो फर्क, क्योंकि अभी भी आप जब ब्लॉकचेन पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों के आपको मैसेजेस ये आते हैं कि जी बिटकॉइन कैसे परचेज करना या बिटकॉइन क्या हो। ठीक है? तो सबसे पहले तो अपने दिमागों में ये चीज ज़हन नशीन कर लीजिए कि ब्लॉकचेन बिटकॉइन नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली जिसके ऊपर बिटकॉइन बना हुआ है। ठीक है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन एक एप्लीकेशन है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन होती है। बिटकॉइन के पॉपुलर होने की वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि वो पहली एप्लीकेशन थी ब्लॉकचेन में, तो वो यानी ज्यादा पॉपुलर हो गई। अच्छा, दूसरी बात आती है कि ब्लॉकचेन से फाइनेंशियल सेक्टर में यूज हो सकता, नहीं, ऐसा भी नहीं है। हर सेक्टर में जहां पे एसेट मैनेजमेंट होनी हो, ओनरशिप चेंजिंग, ओनरशिप के नाम, ओनर्स के नाम आने हो, ओनरशिप चेंज होनी हो, वहां पे ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं आप। इसी तरह यानी हर इंसान जो ब्लॉकचेन के ऊपर अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन रखेगा, क्या वो हर किसी के लिए अवेलेबल है? नहीं, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगी, वो सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल है जो उसको देख सकते हैं, जिनके लिए उनको ऑथोराइज किया गया। इसके अंदर दो केस स्टडीज बनते हैं, एक पब्लिक होता है और एक प्राइवेट होता है, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा जी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोई लीगल वैल्यू है या नहीं है? अभी तक नहीं है, आगे आने वाले दौर में शायद हो जाए। अगर आपके कार्स का या FBR का तमाम डेटा इसके ऊपर आ जाता है, देन मे बी। लेकिन अभी तक एट दिस मोमेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओनली रूल्स एंड लाइन ऑफ कोड्स, नथिंग एल्स। अच्छा,
उस क्वेश्चन पे वही बात जाने से पहले कि जी ब्लॉकचेन किस तरीके से दुनिया को चेंज करेगा या ब्लॉकचेन के यूज केसेस क्या हैं, हम उन चीजों से पहले मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज इन तमाम चीजों की डिटेल के लिए शाम में जो है ना एक पूरे का पूरा फ्री बूट कैंप चल रहा है। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग माशाल्लाह एनरोल्ड हैं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, अभी जो चीजें चल रही हैं वो सेंट्रलाइजेशन में चल रही हैं। सेंट्रलाइजेशन में हमेशा प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम ब्लॉकचेन आपके सामने डिसेंट्रलाइजेशन का सोल्यूशन लेके आता है, जिसमें हर इंसान अपने डेटे का खुद मालिक है, कोई उसको ब्लैकमेल नहीं कर सकता उस चीज के लिए। अच्छा, दूसरी बात आती है क्रेड फंक्शनैलिटी। नॉर्मल चीजों में क्रेड फंक्शनैलिटी यूज होती है, दैट इज क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ब्लॉकचेन के अंदर आखिरी दो, अपडेट एंड डिलीट, को निकाल दिया गया बीच में से, और या आप क्रिएट कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं, इसलिए इसमें फोर्जरी और यानी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके अलावा तीसरी चीज आती है इसमें कंसेंसस एल्गोरिथम, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। कंसेंसस एल्गोरिथम की बेस पे ये बात साबित हो रही होती है कि आपका जो यानी कितने परसेंट कंसेंसस रिक्वायर्ड है, यानी आप उसके अंदर एक शक लगा सकते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कि जी 51% लोग अगर इसको मानेंगे तब ये ब्लॉक ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्राइवेट के अंदर आप इसको इसको ट्वीक कर सकते हैं, ज्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसेंसस एल्गोरिदम पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। मैं नॉर्मली अपने हर लेक्चर में ये बात करता हूं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से लोग भी कंसेंसस एल्गोरिदम डिजाइन करें बाय देमसेल्फ। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक्स ब्लॉकचेन के ये चार आपको नजर आएंगे जहां पे भी आप बात करें। ठीक है, एक है पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, विच विल वर्क लाइक ए मैश नेटवर्किंग, जिसमें हर नोड दूसरी नोड से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, दूसरी चीज है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, कि हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट यानी कि सेम एज इट इज लेजर की कॉपी मौजूद है। जो डेटा मेरे पास है बाकी सबके पास, जितने इस टाइम पार्टिसिपेंट्स हैं सबके पास वही डेटा होगा। ठीक है, इम्यूटेबिलिटी, एक दफा चीज आपने ब्लॉकचेन पे डाल दी तो वो आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें एडिटिंग नहीं हो सकती, आप जो मर्जी कर लें। ये चीज बनाती है उसको ऑडिटेबल। ठीक है, और उसको और यानी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए बेहतर बनाती है। क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग, ये एक हैश फंक्शन ऐसा होता है जो कि वन वे फंक्शन है, जो एक दफा डिजाइन बनना है उसके बाद दोबारा नहीं वो होगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं बेनिफिट्स पे। ब्लॉकचेन के बेनिफिट्स सबसे जरूरी इसलिए जानना है ताकि आपको पता लग सके कि ब्लॉकचेन कहाँ कहाँ पे यूज, जब हम यूज केसेस की बात करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज समझ आनी शुरू हो जाएगी कि ब्लॉकचेन यहाँ पे क्यों यूज किया जा रहा है। अच्छा, सबसे पहली बात है पब्लिकली वेरीफाइबल। कोई भी डेटा अगर आपको रिक्वायर्ड है, यानी आप उस पे आते हैं तो वो पब्लिकली वेरीफाइबल होना चाहिए, यानी अदरवाइज आप सेंट्रलाइज पे चले जाएं। ठीक है, लेकिन पब्लिकली वेरीफाइबल इसका एक सबसे बड़ा क्या कहते हैं बेनिफिट है कि उसमें कोई बंदा कि एक दफा जो डेटा डल गया वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता और वो पब्लिकली वेरीफाइबल हो सकता। ठीक है, सिक्योर, इसी तरह डेटा सिक्योर बनता है आपका बहुत ज्यादा, कि कोई आपका जो डेटा है वो आपकी मलकियत में, कोई उसको वैसे नहीं देख सकता आपकी इजाजत के बगैर। हमने जो अभी पिछली स्लाइड में बात की हैश की के बगैर उसको कोई नहीं देख पाएगा जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे। क्वालिटी इंश्योरेंस, सप्लाई चेन के अंदर आप इसको सोचें कि कहां से चीज आ रही है, आपको ये चीज पता हो अगर कि कहां से ये चीज आ रही है और इसने कहां जाना है, या आप तक जो चीज आई है वो ओरिजिनल है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, क्या वो कंपोनेंट्स ओरिजिनल हैं, या अगर फूड की बात करें हलाल है या नहीं है, तो आपके लिए क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत बेहतर हो जाएगा। अभी यूज केस में जाके बात करते हैं तो ज्यादा आपको समझ आएगी ये बात। अच्छा, फाइनेंशियल सेक्टर से अगर बात करें या किसी भी और उससे बात करें तो मिडल मैन को अंदर से अगर हटा दिया जाए, अगर मैं लैंड रिकॉर्ड की बात करूं पाकिस्तान के अंदर तो पटवारी सिस्टम है, अगर वो पूरा सिस्टम ही हटा दिया जाए तो कितने पैसे एक इंसान के बच सकते हैं। बैंकिंग के अंदर
अगर आपका यानी बैंकिंग जो आपसे फीस ले रही होती है, एक मीडियोकर एज ए फीस ले रही है ना सर्विस चार्जेस, वो सर्विस चार्जेस वंस इन ईयर भी लेते हैं और हर ट्रांजैक्शन भी आपसे ले रहे होते हैं। मैं नॉर्मली ये बात करता हूं सबसे कि अपने पैसे निकलवाने पे मुझे 18 रुपए पे करने पड़ रहे होते हैं, क्यों? तो मेरे वो पैसे बचेंगे। रेजिलियंट, हर टाइम अवेलेबल। जब पीयर टू पीयर नेटवर्क के ऊपर चीज बनेगी और डेटाबेस हर एक के पास कॉमन डेटाबेस पड़ा होगा, तो बेशक एक नोड भी नेटवर्क पे अप होगी तो मेरी वेरिफिकेशन हो जाएगी, मुझे मसला नहीं। तो डेटाबेस या वो जो डेटा है या ट्रांजैक्शन या उसकी वेरिफिकेशन हर टाइम पे अवेलेबल है, तो वो आपके डेटे को रेजिलियंट बनाती है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी, यानी कोई बड़ी हमने बेसिक सी बातचीत की है। यहां तक आई होप चीजें क्लियर होंगी सबको। जस्ट अपने वो चैट पे अगर आप मुझे यस लिख दें तो इट्स फाइन। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम ब्लॉकचेन यूज कहां कहां कर सकते हैं, जो कि हम केस स्टडीज की बात कर रहे थे। देखिए, अभी तक आपको सुनने में ये मिलता है या आपको ऑनलाइन बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे नजर आ रहे होते हैं कि क्रिप्टो करेंसी, आईसीओ प्रिपेयर करना है। ठीक है, इस टाइम मार्केट में डिमांड ही इन चीजों की है। लेकिन आप अगर डिफरेंट जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं इस टाइम, मुझे सारी कंपनीज के नाम इस टाइम याद नहीं है बहुत ज्यादा। बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरह के, आपको ना, आप अगर लिंक्डइन के ऊपर हैं तो आपको आती रहती हैं चीजें, वाइट पेपर्स और ये सब चीजें। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल सेक्टर में सिर्फ अभी क्रिप्टो करेंसी को साइड पे रख दें, थोड़ी देर के लिए मिसाल लेते हैं कि पाकिस्तान ने एक ई रुपी लॉन्च कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं पहले एक क्वेश्चन का आंसर करता था, लोगों के दिमाग में आता है सर लोग ई रुपी क्यों ले लेंगे फौरन। अच्छा चलें, इसको, ये एक डिफरेंट बहस है, लेकिन चलें इसका आंसर मैं आपको पहले दे देता हूँ। हमें ई रुपी, सपोज करें आपकी 1 लाख रुपया सैलरी है और गवर्नमेंट कहती है कि जी आप हार्ड कैश को छोड़ दें, मैं आपको 50% एडवांस दे देता हूँ, दे देती हूँ कि आप 1.5 लाख रुपया खर्च कर सकें। आपको मैं 1.5 लाख के टोकन्स या आपके वॉलेट में 1.5 लाख रुपया आ जाता फॉर द फर्स्ट मंथ, जब उन्होंने इसकी अडेप्टेबिलिटी लेके आनी है। ठीक है। तो ये नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है कि क्यों लोग आएंगे या समथिंग। ठीक है, तो इसका ये आंसर बन सकता है कि किस तरीके से आप उनको बेनिफिट दे रहे हैं। अच्छा, अब ई रुपी आ गया, मुझे ई रुपी का फायदा क्या है? मुझे ई रुपी का फायदा ये है कि कल, एक सेकंड, मेरी वॉइस में डिस्ट्रैक्शन आ रही है, सबको आ रही है? अमाद भाई, आप अपना जो है इंटरनेट चेक करें, मेरी वॉइस सबको क्लियर जा रही है। ओके। अच्छा, अब होता क्या है कि देखें, क्विकर का क्या मतलब यहाँ पे, ये अभी अभी तो मुझे क्या करना पड़ता है, सपोज कर लें मुझे जी यानी किसी को पैसे भेजने हैं ना, तो मुझे अकाउंट पे जाना है, मुझे अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफर करने हैं या कुछ भी, दैट इज ठीक। अगर मुझे एक बंदा व्हाट्सएप पे एक क्यूआर कोड भेज दे अपने अकाउंट का और कहीं इसमें पैसे ट्रांसफर कर दो, तो बहुत इजीली ट्रांसफर नहीं हो जाएंगे पैसे? मैंने सिर्फ अपने वॉलेट पे जाना है और उसको स्कैन करना है, उसमें अमाउंट डालनी है और पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि आजकल के बैंक्स भी कुछ इस तरह की वो कर रहे हैं, लेकिन बैंक अपने बैंक के लिए कर रहा है, उसके लिए बैंक की ऐप होना जरूरी है। वो ब्लॉकचेन पे नहीं जा रहा, बाद में उसमें चेंजेस लाई जा सकती हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन के चक्कर में। लेकिन चलें उससे पहले, अगर आप यूबीएल का एक वो देखते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट, उसमें बच्चा आता है और आके कहता है कि जी मुझे इतने ना वो चाहिए, पैसे चाहिए। ठीक है। और दादा अबू उसके कहते हैं कि नहीं जी मेरे पास तो पैसे नहीं, कहते हैं अपना आप यूबीएल अकाउंट खोले, मैं उससे, तो वो उससे पैसे उसके उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिंगल बैंक में हो रहा है अभी। ठीक है।
अच्छा, अब जैज़ कैश का जिस तरह अभी बात की, मैं किसी कॉफ़ी शॉप में जाता हूँ या किसी, हाँ, एक्चुअली कुछ लोगों को पता है जी मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं कॉफ़ी की ज़्यादा मसाले दे रहा होता हूँ, ठीक है? और आजकल ज़रा ज़्यादा फ़ील हो रही है, पिछले 1.5 महीने से ऑब्वियसली वो कोविड-19 के चक्कर में उस तरीके से नहीं पी सका, ठीक है? और अभी भी रमज़ान चल रहा, तो सारा सीन इस तरह का। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि कॉफ़ी शॉप पे मैं जाता हूँ, वहाँ पे अभी भी ईज़ी पैसा के भी वो पड़े होंगे, मैं उससे वो कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन उसकी ट्रांज़ैक्शन उस लेवल पे नहीं बन रही। लाइक मेरे पैसों का कह लें कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए थे। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा चेंज करता हूँ पूरी टर्मिनोलॉजी को। हम ई-रुपी के अंदर रहते हैं। अब ई-रुपी का चल रहा है, या अब आपको पता है कि आपके पास 1.5 लाख रुपया कहाँ से आया? आई एम सो सॉरी फॉर दैट। 1.5 लाख रुपया कहाँ से आया? अब आपने ट्रेवल करना बाहर, आप जाते हैं वेस्टर्न यूनियन। वेस्टर्न यूनियन में उन्होंने अपना क्यूआर कोड लगाया हुआ है। आपने जैसे ही क्यूआर कोड को स्कैन किया और वहां पे उन्होंने अपनी एक ऐप आपको दी हुई है, उस ऐप में आप जाते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं जी आपको $1000 चाहिए, ठीक है जी, वो 1.5 लाख रुपया या 1,58,000 रुपए जितने भी बनते हैं, आपने उसमें कोई डाले, कंफर्म किया और उसको स्कैन किया तो पैसे उनके अकाउंट में चले गए। अब उन्होंने आपको $1000 दे दिया, ये $1000 का पूरा रिकॉर्ड चला गया कहां पे? ब्लॉकचेन के ऊपर। अब आपने जब बाहर ट्रेवल करना है और जब आपके पास वीजा की एक वो आती है, उसमें आप $1000 लिखेंगे। अगर कोई बंदा इससे ज्यादा लेके जाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन सकता है। तो इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग रुक सकती है इस पूरी चीज से। तो अब आप चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि चीजें कितनी तेजी से होनी शुरू हो गई। वो जो टाइम, अब जैसे मुझे क्या था, पहले मुझे एक प्रॉब्लम थी कि मुझे कैश लेना पड़ता था और मुझे जाके वेस्टर्न यूनियन पे या किसी भी एक्सचेंज के पास जाके मुझे चेंज करवाना है स्पेसिफिकली। तो अभी क्या है, मुझे मेरा कितना टाइम बच रहा है ये सोचें। या जैसे अभी हम थोड़ी सी मिसाल है जूम के थ्रू, अगर मैं अभी भी फैसलाबाद पढ़ाने जाता रहा हूँ या इस्लामाबाद जाता रहा हूँ, तो दैट इज बेसिकली अ ट्रेवल थिंग, ठीक है, बिटवीन, कि मुझे 4 घंटे इस्लामाबाद पहुंचने में लगने हैं। तो मेरे लिए 4 घंटे में, ठीक है, मैं उसको प्रोडक्टिव बना लूं, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन अदरवाइज वो ट्रेवलिंग टाइम है। अभी वो चीज खत्म हो गई। जैसे पिछले दिनों ना मैंने एक यानी हटके आईटी से एक सर्टिफिकेशन की, सप्लीमेंट्स की, ठीक है, न्यूट्रिशंस की। तो मुझे लोगों ने बड़ा कहा कि आप आईटी से, मैंने कहा आजकल एक्चुअली मुझे टाइम बहुत ज्यादा मिल जाता, सो आई एम गोइंग टू डू फ्यू अदर थिंग्स एज वेल, ठीक है। तो मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम हो गया। तो इसी तरह अब सोचें कि आपका पैसा भेजना कितना तेजी से काम हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, आपकी दूसरे पॉइंट पे चीज आती है सेल्स एंड परचेज, यानी आपकी सेल्स एंड परचेज की टर्मिनोलॉजी ही चेंज हो जाएगी ब्लॉकचेन के आने से। कैसे? इसमें रियल स्टेट की बात की हुई है। रियल स्टेट पे अब आप सोचें कि आपके पास जो रजिस्ट्री है, ठीक है, आपके घर की या दुकान की या किसी भी चीज की, उसके ऊपर एक क्यूआर कोड लगा हुआ है। अब ये डिजिटल भी, ये जो आपका सर्टिफिकेट है डिजिटल भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसे शक वाली बात नहीं है। मैं अभी पेपर बात कर रहा हूँ ताकि पेपर लोगों को जरा जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके ऊपर क्यूआर कोड है। जैसे ही मैं एफबीआर ने अपनी एक ऐप निकाली हुई है, जैसे ही मैं उस क्यूआर कोड पे जाके स्कैन करता हूं, मुझे पूरा डेटा नजर आ जाता है जी। जमीन किसकी थी, फर्स्ट टाइम घर किसने बनाया, उसने परचेज कहाँ से किया, अच्छा फिर दूसरा बायर, तीसरा बायर, मैं 10वां बायर हूँ जी। तो वहां तक का रिकॉर्ड, जो लास्ट बायर तक का रिकॉर्ड मुझे मिल रहा होगा। अभी मुझे क्या करना पड़ता है? अभी जी मुझे जाके तो डिफरेंट लोगों से पूछना पड़ता है, फर्द बनवानी पड़ती है, ये वो पटवारी सिस्टम जो मैं पहले बात कर रहा था, सबके पास मुझे जाना पड़ता है। जाने का टाइम बच रहा है और बहुत सारी झंझट बच रहे हैं, मेरे पैसे बच रहे हैं, ठीक है। मुझे डिफरेंट जगहों पे जो पैसे देने पड़ते हैं डिफरेंट फीस की मद में, ठीक है, वो बच रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि आप अब चीज को समझने, या जैसे गाड़ियों की अगर हम बात करें, गाड़ी, अच्छा आप इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने यानी घर की मिसाल, घर के अंदर, यानी पहले वो सादा जमीन थी, सादा जमीन के बाद इसमें कितनी ईंटें लगी, इसमें कितना सरिया इस्तेमाल हुआ, इसके अंदर सीमेंट की क्या क्वांटिटी लगी। अभी देखें, अभी आप घर परचेज करते हैं, कोई आपको ये बात नहीं बताता।
लेकिन आप ये सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन पे रख सकते हैं, ठीक, और वो वेरीफाइड होगी, यानी आप उसकी पीछे से जाके रसीट्स चेक कर सकते हैं, पूरी देख रहे हैं, पूरी चीज कनेक्टेड होगी, सेल्स एंड परचेज पूरी की पूरी चेंज हो गई इस चक्कर में, ठीक है। अच्छा, अब कार्स की हम बात करते हैं। कार अभी लेने जाओ तो क्या इश्यूज होते हैं जी? चोरी की तो नहीं है, इंजन सेम है कि नहीं है, इंजन इसी चैसी के साथ आया था कि नहीं आया था, एक्सीडेंटल तो नहीं है, तीन चार बातें मैंने आपके सामने कर दी, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अगर हम इसको ब्लॉकचेन पे ले आए, कार रजिस्ट्रेशन के साथ एक छोटा सा जो है क्यूआर कोड आपके पेपर्स पे लिखा हो, जैसे ही उसको स्कैन करें, जी 0 मीटर गाड़ी इसने परचेज की थी, जी सेकंड बायर ये था, थर्ड बायर, फोर्थ बायर, मैं फिफ्थ बायर हूँ, ठीक है, तो फोर्थ बायर तक का इंफॉर्मेशन आ गई। एक गाड़ी में 30,000 स्पेयर पार्ट्स होते हैं, आप उनकी इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा चलें, अभी हम स्पेयर पार्ट्स को साइड पे करते हैं। हुआ क्या कि पूरी की पूरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसकी रिपोर्ट आ गई इसके अंदर कि गाड़ी एक्सीडेंट एक्सीडेंट भी हुआ था, वंस हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, गाड़ी का कोई स्पेयर पार्ट चेंज हुआ, उसकी भी रिपोर्ट इसके अंदर आ गई, ठीक है। अच्छा, गाड़ी चोरी हो गई थी, उसकी जो क्या कहते हैं उसको पाकिस्तान में, एफआईआर जो दर्ज हुई, जो फर्स्ट रिपोर्ट दर्ज हुई, वो भी इसके अंदर आ गई, ठीक है। अच्छा, अब कहने का मकसद ये है कि अब देख रहे हैं कि वो सारे कोलैबोरेशन हो रही है, लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, सेल्स एंड परचेज की, और बाकी सारी चीजें आपके सामने, तो ये पूरा केस स्टडी बन सकता है बड़े आराम से। बात समझ आ रही है? यहां तक बात क्लियर है इन 2 पॉइंट्स तक? अगर आप चैट पे लिख देंगे दैट विल बी ग्रेट फॉर मी। ओके, तो आपकी पूरी जो सेल्स एंड परचेज है ना, वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं हेल्थ केयर के अंदर। हेल्थ केयर में किस तरीके से, यानी अभी देखें, आप लेने जाते हैं वहां पे लाइक ड्रग्स, आई मीन सॉरी, ड्रग्स कह रहा हूँ यार, आई एम सो सॉरी, ड्रग्स ही होती हैं बाय द वे, लेकिन नॉट दोज ड्रग्स। आप लेने जाते हैं कोई जैसे कह लें मेडिसिन, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कोई एक भाई या कोई यानी कि लिख के बता सकते हैं कि कोई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जब मैं मेडिसिन लेने के लिए जाता हूँ मार्केट में? एक्सपायरी डेट, वैलिड और नॉट, ठीक है, वैलिड और नॉट पता लगेगा एक्सपायरी डेट से, ठीक है। सबसे लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है मेरे लिए एक्सपायरी डेट, ठीक है। अब सपोज कर लें, इसके लिए जरूरी है आपको पूरा वो समझना कि किस तरीके से ये चीज होती है, लाइक मेडिसिन बनी, ओ यार आई मिस दैट थिंग अगेन, एक सेकेंड, अच्छा नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है, इसकी तो चल रही थी यार, ओके। कल शाम की मिस हो गई है बाय द वे, जो कल शाम का लेक्चर ले रहे हैं मेरे साथ, ठीक है ना, वो मैं मुझे उनकी तरफ से ईमेल 2 मिनट के अंदर आ गई थी, बहरहाल दैट इज, इसकी चल रही है भाई, ओके। ये मैंने इसको आज ऑफ ही नहीं किया था, ओके ओके। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि आप पहले वो फिनोमेना समझें, यानी आपको किसी भी इंडस्ट्री को अगर देनी है इंफॉर्मेशन देनी है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आपको घुसना है, तो पहले उसके लिए उसका लाइफ साइकिल समझना सबसे जरूरी है। अच्छा, अब इसकी मिसाल लेते हैं मेडिसिन की, कि मेडिसिन बनी, उसकी पैकिंग हुई, देन उसकी शिपमेंट निकली, देन उसके बाद वो आपकी शिप तक पहुंची, सॉरी शिप नंबर लगा, शिप तक पहुंची, देन आगे करते करते वो डिस्ट्रीब्यूटर पे आई, डिस्ट्रीब्यूटर से उसे किसी तरीके से वो मेडिसिन स्टोर पे पहुंची, ठीक है। ये पूरा एक लाइफ साइकिल। अच्छा, अब करेंगे क्या हम इस पूरे लाइफ साइकिल को बेसिकली ब्लॉकचेन पे रख देंगे। कैसे? जैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेडिसिन, अभी क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर अगर सपोज करें
एक मेडिसिन एक्सपायर हो गई, डिस्ट्रीब्यूटर ने मार्केट से उठाई, उसने नहीं बताया मार्केट में, बिकॉज उसके पैसे लगे हैं और वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। अब कुछ मेडिसिन कंपनी अच्छी भी है जिसको ट्रैक करती हैं, लेकिन हमें किसी लोकल मेडिसिन कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसने क्या किया, उसने मेडिसिन उठाई वहां से और लेके आके जो है ना यहाँ पे उस पे एक्सपायरी डेट चेंज की और वापस कर दी। अच्छा, आपके सामने कई दफा ऐसे यूज केसेस आए होंगे कि जी मेडिसिन जो डॉक्टर ने लिखी थी वो खाई, तबीयत ज्यादा खराब हो गई। पॉसिबिलिटी इज देयर कि ठीक है, एक तो बंदे को एलर्जी हो सकती है, दूसरी बात हो सकता है वो एक्सपायरी डेट वाली खा रहा हो, पॉसिबिलिटी इज स्टिल देयर। लेकिन मेरे पास अगर मैं ब्लॉकचेन पे उसको रखता हूं, ठीक है, और जाके जैसे ही मैं उसको स्कैन करता हूं तो मुझे वो पूरी उसकी हिस्ट्री दिखा देता है, मैन्युफैक्चर से लेकर तो इस यहां तक पहुंचने की, ठीक है, सारी की सारी चीजें उधर बनी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपका क्लिनिकल रिकॉर्ड, चले एक और मिसाल देता हूं। आप ब्लड देते हैं, ब्लड की लाइफ कितनी होती है वो जो बॉटल में होती है, मेरा ख्याल है 1 महीना या 29 डेज तक उसको यूज हो जाना चाहिए। अच्छा, आपने ब्लड दिया, ब्लड के साथ उन्होंने आपको सपोज करें एक टैग दे दिया जो एक पर्सनल उस पे, और जब वो ब्लड किसी को लगने गया उसके साथ भी एक टैग लगा हुआ है कि ये ब्लड कब लिया गया था, इसका सोर्स क्या था, उस बंदे की रिपोर्ट क्या थी, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से भी एक पूरा केस स्टडी बन सकता है। आपके क्लिनिकल रिकॉर्ड्स, एक बंदा बाहर से पाकिस्तान आया है, उसको कोई एलर्जी है, अब हमारे यहाँ क्या होता है, रिपोर्ट्स ढूंढो जी, पुरानी रिपोर्ट साथ लेके जाओ, डॉक्टर बैठ के कोई 15 20 25 मिनट तो वो इस चीज के देख रहा होता है कि जी, और उसके वो चार्ज भी ऑब्वियसली कर रहा होता है, बताता आपको 5 मिनट में प्रॉब्लम है और चार्ज आपको 1 घंटे का करता है, बिकॉज 1 घंटा वो आपकी उन चीजों में। अब सपोज कर लें जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो हैश की या जिस भी आपने एक टोकन के थ्रू उसको भेज दिया कि भाई 2 घंटे उस टोकन की लाइफ है, ठीक है, और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर वो उसको सपोज करें कॉपी भी करना चाहता है तो कॉपी का एक आपको अलार्म जनरेट हो जाएगा कि जी बंदे ने कॉपी की है, बिकॉज वो टाइम स्टैम्प्ड होगा ब्लॉकचेन के ऊपर। अच्छा, अब मेडिकल रिकॉर्ड पूरी दुनिया में सेम है। अभी तो हो जाता ना कि यानी डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीजें हो जाती हैं, इसलिए मेरे दिमाग में ऐसी मिसाल नहीं आ रही कि जो मैं आपको दे सकूं फौरन। लेकिन उसको सोचें कि एक बंदे की हड्डी टूटी थी और वो किसी स्पोर्ट्स के लिए जो है ना करना चाहता है अप्लाई। हड्डी कहाँ पे टूटी थी? यूएस में। अप्लाई कहाँ पे कर रहा है? पाकिस्तान में। रिपोर्ट चेंज हो गई यहां तक आते आते, यहाँ पे वो नई रिपोर्ट बनाएगा, सारा कुछ ओके, ही इज फाइन, वो जाके बाद में उसको प्रॉब्लम होती रहे, कोई इशू नहीं है, वो पैसे कमा रहा है, उसको सैलरी जा रही है, सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो घर बैठ के सैलरी ले रहा। लेकिन अगर सेम चीज होगी, वहां पे हड्डी टूटी थी उसकी, कोई भी इंजरी आई थी जिसकी वजह से उसको वहां की टीम से निकाला गया था, वो ब्लॉकचेन पे पड़ी हुई है, वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को चेक कर रही है, उसके बाद वो डॉक्टर जो फिजिशियन है वो चेक कर रहा है, सेम चीज, कोई झूठ नहीं बोल पाएगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है इस चीज की? इसमें कोई और, मैं एक्चुअली मेरे इसमें जो है ना और कोई मिसाल इस तरह की आई नहीं मेरे दिमाग में जो आपको फौरन दे सकूं। ओके, अच्छा, इसी तरह ई कॉमर्स और सप्लाई चेन चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी ब्लॉकचेन के आने से। कैसे? मैंने द्राज डॉट पीके की मिसाल मैं नॉर्मली देता होता हूँ, बिकॉज ई कॉमर्स मैं सबको बताता हूँ आई एम द मोस्ट विक्टिमाइज्ड इसलिए मुझे ई कॉमर्स से चिढ़ चढ़ती है, यानी कि चीजें इस तरह मंगवाने से, ठीक है, कि मेरे साथ जो है ना बहुत ज्यादा 2 नंबरियां हो चुकी हैं इस मामले। हाँ, चीजें अच्छी भी आती हैं, ये नहीं कि नहीं आती, लेकिन 2 4 दफा जो है ना 2 नंबरी भी हो चुकी है। हुडी, यस, ये मेरा ख्याल है इनको मेरी मिसाल का पता होगा जो हुडी वाली बात की है इन्होंने, ठीक है। चक्कर ये है कि प्रॉब्लम यहां पे आती है कि मेरे पास चीज ओरिजिनल आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा, अब इसमें ब्लॉकचेन कैसे आ सकता है? द्राज डॉट पी के यानी एक बायर और एक सेलर अपने पैसे रख देते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। सेलर के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बायर के पास इतने पैसे भी हैं कि नहीं है, ठीक है।
अच्छा, और बायर के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि मेरे तक जो चीज पहुंचे वो ओरिजिनल हो और ठीक हो। जैसे ही चीज इस तक पहुंची, ठीक है, इसने कंफर्म किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने उसको पैसे जो हैं वो कर दिए, रिलीज कर दिए, ठीक है। तो ये एक पूरा केस स्टडी बन सकता है। तो ई कॉमर्स की दुनिया चेंज हो गई। सप्लाई चेन, अभी हमने जिस तरह बात की कि कोई बंदा, मैं किसी जगह पे जाता हूं तो उसकी जो इन्वेंट्री अगर मैं इस पे रखनी शुरू कर दूं पूरी की पूरी ब्लॉकचेन पे, तो कितनी चीजें मेरे पास पड़ी, एक तो मेरा रिकॉर्ड मैनेजमेंट आसान हो जाएगी, और कितनी चीजें उन लोगों को यानी कि मैंने बेचनी आगे। ये नहीं है कि मुझे ऑर्डर आ गया, मेरे पास चीज है कोई नहीं, तो बायर को पहले से पता लग रहा है इसके इन्वेंट्री में जो चीजें पड़ी हुई हैं वो इसके पास पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो पूरी सप्लाई चेन चेंज हो जाएगी। जब चीज पहुंची तो उसको फौरन पता लग गया कि जी चीज ओरिजिनल है कि नहीं है, क्योंकि पूरी हिस्ट्री साथ गई। उस दरमियान वाले बंदे ने जब इसको परचेज किया था किसी जगह से, लाइक कोई आपने शर्ट परचेज की, वो शर्ट एडिडास की है या नहीं है, आपको प्रोवाइड दराज डॉट पीके कर रहा है सपोज करें, लेकिन वो कंफर्म हो रही है कहां पे, आप जैसे ही पहुंचते कि ये एडिडास से इसने कब परचेज की थी, ठीक है। तो पूरी चीजें, यानी एक पूरा पैराडाइम ही चेंज हो जाएगा चीजों का। अच्छा, आते हैं वोटिंग की मिसाल पे। नो रिगिंग कैसे? जैसे आप लोग डबल ऑथेंटिकेशन का नाम सुनते हैं नॉर्मली आजकल, कि डबल डबल ऑथेंटिकेशन क्या होती है। अच्छा, डबल ऑथेंटिकेशन को अगर समझा जाए तो जब भी आप अपना ईमेल एड्रेस किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरी डिवाइस पे साइन इन करने की कोशिश करते हैं, तो फौरन आपको आपके एक ईमेल एड्रेस पे जो है ना एक ईमेल आती है कि जी उस जगह पे, अरे कई सर्विसेज तो आपको बकायदा उस जगह के वो भी भेज देती हैं कोऑर्डिनेट्स, कि यहाँ पे ये चीज आई है, ठीक है, ये आपका ईमेल एड्रेस जो है ना यहाँ पे साइन इन हुआ है, ठीक है। वोटिंग के अंदर अब आप सपोज करें, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है काउंट हो जाए हमारा वोट किसी तरीके से। आई होप आप सबने वोट तो डाला होगा, ठीक है। आज तक आप रौला सुनने को आपको मिल रहा है, ओ जी काउंट ठीक नहीं हुआ, ओ जी रिगिंग हो गई, ओ जी ये हो गया, फलां हो गया, तो तुम कहाँ हो गया, ठीक है। अच्छा, ऐसी बातें जिन्होंने वोट ओरिजिनल डाला था उन बेचारों को भी कई दफा कंफ्यूज कर जाती हैं कि यार अच्छा वोट तो ठीक डाला था, हुआ क्या है, ठीक है। अच्छा, अब सपोज कर लें आप लोगों के घर पे एक पेपर आ जाए सिंपल। अब मैं आपको ना कॉस्ट सेविंग भी बताता हूं इसके अंदर कितनी कॉस्ट सेविंग हो सकती है। अभी एक जगह का जो आपका एक स्टेशन होता है, यानी जहां पे आप वोट करने के लिए जाते हैं, नेशनल असेंबली का या प्रोविंशियल असेंबली का, 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपया खर्चा आता है उसके ऊपर। सिक्योरिटी, पेपर, पब्लिकेशंस, समथिंग। अभी मैंने इसके अंदर वो चीज काउंट नहीं की जिसके अंदर जो बैनर्स आपको लगे लग रहे होते हैं, ये सिर्फ एक स्टेशन का खर्चा है जहां पे आप वोट कास्ट करने जाते हैं, ठीक है, 3 से 5 करोड़ रुपए, ठीक है ना। अच्छा, अभी काउंट करते जाइएगा। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं जो बैनर्स आपके लगते हैं। यार ये चीजें ना करें प्लीज, ये किसी ने लाइन लगा दी, एक सेक, इसको डिलीट कर दो भाई, थैंक यू। अच्छा, अब हुआ क्या, यानी अभी वो बैनर्स का खर्चा ये वो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट तो शायद तब भी हो रही हो, लेकिन अब वो 3 या 5 करोड़ रुपए की जो हम बात कर रहे हैं, आपके घर पे एक सिर्फ पेपर आ जाए जिसके ऊपर पार्टिसिपेंट का नाम, कैंडिडेट का नाम, और उसके आगे उसका क्यूआर कोड, लाइक कोई भी आईके है, एनएस है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, सबके क्यूआर कोड्स लगे हुए हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने आपके लिए एक ऐप बना दी स्पेसिफिकली। अब जैसे ही आप उस ऐप पे गए, आपने ऐप पे जाके सबसे पहले उसने आपसे आपका आईडी कार्ड नंबर पूछा, आपने आईडी कार्ड नंबर डाला, नीचे
उसने आपका नाम पूछा, आपने नाम डाला अकॉर्डिंग टू द आईडी कार्ड, उसने उसको वेरीफाई किया, नीचे आ गया लिखा हुआ वेरीफाइड। उसके बाद उसने कहा थंब इंप्रेशन लगाया अब आपने थंब लगाया, देख रहे हैं 3 चीजें वेरीफाई हो रही हैं अभी फिलहाल। इसके और भी आप बहुत ज्यादा केस स्टडी बना सकते हैं, मैं आपको एक्चुअली सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूँ। आपने थंब लगाया, अब फिर आया वेरीफाइड और नीचे आ गया नेक्स्ट का बटन। जैसे ही आपने नेक्स्ट का बटन दबाया, वो आपको इसके कैमरा पे ले गया, जहां से आप स्कैनिंग कोड, स्कैनिंग उसके ऊपर, जिसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा इलेक्शन कमीशन और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब आप गए, अच्छा ये काम अब आपने एहतियात से करना, ऐसा नहीं कि आपने जाके कर दिया, डालना किसी को था चला किसी और को गया, आप कुछ नहीं कर सकते फिर बाद में, क्योंकि इरिवर्सिबल चीजें, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या किया, आपने जैसे ही उसको स्कैन किया कि जी आपका वोट कास्ट हो गया, कास्ट होके कहां पे गया, ब्लॉकचेन पे चला गया। अब दोबारा ना तो आईडी कार्ड डाल सकता, ना आपका दोबारा सेम नेम दोबारा जा सकता। बात समझ आ रही है? बिकॉज 3 वेरिफिकेशन हुई थी, तीनों में से कोई भी वेरिफिकेशन दोबारा नहीं हो सकती अब, ठीक है। तो आपका वोट भी कैस्ट हो गया और साथ ही आपका पता भी लग गया, आपको कंफर्म भी हो गया, फौरन आपको मैसेज आ गया योर वोट इज कैस्टेड एंड काउंटेड, ठीक है। अच्छा अब अगली चीज सोचते हैं थोड़ी सी, रिजल्ट्स बनाने हैं। अभी क्या होता है, ओ जी रिजल्ट बना के इसको भेजो, ये करो वो करो, ओ जी रात को इतने बजे रिजल्ट आए हो, रिगिंग हो गई, ठीक है। रिजल्ट ऑटोमेटिकली काउंट होना शुरू हो, ठीक है। और आपके पास सपोज करें उसी ऐप पे तमाम रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए, ठीक है, कि जी अभी तक इतने लोगों ने कर दिया, अब तक इतने लोग, जैसे आप पोल पे नहीं कर रहे होते, पूल चल रहा होता कि जी इतने लोगों ने इसको इसको वोट डाल दिए, इतने लोगों ने, वो कई दफा आता फेसबुक पे जितवाने के लिए ये कर दें ठीक है। तो वो काउंटर चलना शुरू हो जाए सपोज करें ऑटोमेटिकली, और वो ब्लॉकचेन से डेटा उठा रहा है, कोई रिगिंग नहीं कर पाएगा कभी। बात समझ आ रही है? यहां तक क्लियर है चीजें? ओके दैट्स कूल, ग्रेट हो गया। अच्छा उसके बाद हम एक और मिसाल लेते हैं एजुकेशन सेक्टर की। अच्छा अब एजुकेशन सेक्टर में होता यह है कि अभी भी मैं नॉर्मली एक बात करता हूँ तो और सब इस बात पे बहुत हंसते हैं कि हमारे यहाँ तो लोग मैट्रिक बाद में करते हैं, एमएससी पहले, एमए पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक नॉर्मल चीज है हमारे पास। मैं बिल्कुल वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ जो आप सबके दिमाग में आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये चीज हो जाए, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर तो डेथ सर्टिफिकेट तक ब्लॉकचेन पे पड़ा हो, दरमियान में जो भी काम हुआ है वो भी ब्लॉकचेन पे मैं रख दूं। चलें हम फिलहाल एक एजुकेशन सेक्टर की बात कर लेते हैं सिर्फ। मुझे क्या करना है, मुझे यानी अभी देखें अभी प्रॉब्लम्स कहां पे आती हैं, चले पहले प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। मुझे अगर सपोज करें बाहर का वीजा चाहिए एजुकेशन पर्पसेज के लिए, जॉब पर्पसेज के लिए, तो मुझे एचईसी से वेरिफिकेशन चाहिए, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन चाहिए दोबारा से, मुझे फॉरेन अफेयर से वेरिफिकेशन चाहिए, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है। मैं क्या करता हूं, एचईसी ने अपना एक ब्लॉकचेन बनाया, या चलें पहले एक यूनिवर्सिटी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, एनईडी, यूओएल, यूएमटी, नस्ट, लम्स, इन सब ने अपना अपना एक ब्लॉकचेन बनाया हुआ, ठीक है। जो ब्लॉकचेन एक पब्लिक ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, जो एचईसी का ब्लॉकचेन है, ठीक है। तमाम ऑथोराइज्ड यूनिवर्सिटी, सबसे पहले तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी कि जी आप किसी ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी में, चार्टर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर वो एचईसी का पार्ट है तो जा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इस पे आपको बताता हूँ पैसे कहां से बच सकते हैं। अच्छा अब हुआ क्या, एक बंदे ने जॉब के लिए यानी फॉरेन अफेयर्स पे अप्लाई करना, ठीक है। वो सिर्फ फॉरेन अफेयर्स पे जाएगा, फॉरेन अफेयर्स क्या करेंगे, एक जो आपका दिया हुआ सर्टिफिकेट का क्यूआर कोड है ना डिग्री का, उसको सिर्फ वेरीफाई करेंगे आपके डिजिटल वॉलेट पे या अपने डिजिटल वॉलेट पे कि जी, और आपने उनको ऑथेंटिकेशन दी है जो कनेक्टेड है यूनिवर्सिटी से और एचईसी से। एचईसी कंफर्म कर दे कि हाँ जी डिग्री वेरीफाइड है, पहले यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई कर दिया, उसके बाद एचईसी ने भी वेरीफाई कर दिया डिग्री वेरीफाइड, टाइम बच गया, जो आप इस मद में फीस देते हैं वो बच गई, ठीक है।
इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आज से चंद साल पहले मुझे मेरी डिग्री, बाहर जहाँ मैं जॉब कर रहा था वहां पे उन्होंने जब मुझसे मेरी डिग्री मांगी कि तो मुझे पाकिस्तान से डिग्री मंगवानी पड़ी, और डिग्री के लिए दे आस्क्ड मी फॉर 40,000 रुपीज, नहीं सॉरी, फॉर द ट्रांसक्रिप्ट नॉट द डिग्री। डिग्री थी मेरे पास, ट्रांसक्रिप्ट नहीं था डिटेल्ड, और ट्रांसक्रिप्ट के लिए मेरी यूनिवर्सिटी मुझे कहती है कि भाई मुझे 40,000 रुपए और दे दो। व्हाई शुड आई डू दैट? सिंपल है ना? जी हाँ, एग्जैक्टली ख्वारी से भी आप बच गए, आपका टाइम बच गया। अभी आपने एचईसी के पास जाना था, आपने जी अपनी यूनिवर्सिटी के पास जाना था, फिर आपने फॉरेन अफेयर्स, आप डायरेक्ट फॉरेन अफेयर्स गए, आपने उसको वेरीफाई करवाया। वेरीफाई कौन कर रहा है? एचईसी, और आपकी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी कर रही है। अच्छा, दूसरी चीज, अभी यूनिवर्सिटी, अब जैसे मेरे से यूनिवर्सिटी पैसे ले रही, एजुकेशन कमीशन अपना एक स्ट्रीमलाइन बना सकता है। जैसे अभी वो अगर आपसे पैसे लेते हैं तो वो यूनिवर्सिटी से कहें कि जी आप हमें पैसे दें इस ब्लॉकचेन का पार्ट बनने के लिए, और ब्लॉकचेन का पार्ट बनना यूनिवर्सिटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही मैं बात कर रहा हूं कि फीस लेती है, वो फीस बेसिकली वो यूनिवर्सिटी से ले ईयरली सब्सक्रिप्शन के नाम पे। ठीक है, तो एक जो कंज्यूमर है बेसिकली, जो क्लाइंट या स्टूडेंट है वो बच गया। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली आपसे फीस में वो पैसे ले रही होगी, लेकिन वो उतने चुभ नहीं रहे होंगे ये कह लें कि ज्यादा देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट है। अच्छा, इसी तरह आई थिंक अब आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा वो हुआ होगा कि जी और कितने केसेस बन सकते। अब आप इस पे इंश्योरेंस पे सोचें। ठीक है, इंश्योरेंस की कंपनियां कितनी दो नंबरियां करती हैं इस बात में, और जो लोग होते हैं वो कितनी दो नंबरियां करते हैं जाके। तो डेथ सर्टिफिकेट अगर ब्लॉकचेन पे चला जाए, या इंश्योरेंस की जो वो गई हुई हैं जो किस्तें वगैरह ये लोग देते हैं। ठीक है, मैं तो बाय द वे इंश्योरेंस के खिलाफ हूं, लेकिन बहरहाल तो वो जो किस्तें दी जाती हैं वो सारी की सारी अगर चली जाएं, ठीक है, तो कितना बेहतरी हो जाए। कहने का मकसद ये है कि तमाम चीजें जब ब्लॉकचेन पे होंगी कोई इसको उसमें दो नंबरी नहीं कर पाएगा। अब आप खुद से सोच सकते हैं, आई थिंक आपके जो है ना दिमाग को अब मैंने इतना तेज कर दिया कि खुद से कोई केस स्टडी आप लोग सोच सकते हैं, दुनिया में क्या प्रॉब्लम है उसको ब्लॉकचेन से कैसे हल किया जा सकता है। ठीक है, मैं और भी बहुत सब कर सकता हूं, लेकिन टाइम क्योंकि कम है और मुकाबला सख्त है, तो इसलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हैं। ओके, अच्छा, इसकी एक मिसाल मैं और देता हूं छोटी सी। कोविड 19 की वैक्सीन को अगर अभी जैसे हम यूनिवर्सिटी पे अगर हम सॉरी ड्रग उस पर बात करें, तो आजकल कोविड 19 का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा। ठीक है, कोविड 19 की वैक्सीन प्रॉपर लोगों को लगी है कि नहीं लगी? यानी सपोज कर लें अभी तो पोलियो के लग रहे थे, या हम पोलियो की मिसाल ले लेते हैं। पोलियो आई, उसका देखें अभी तक आपको ये नहीं पता कि पोलियो की वैक्सीनेशन बन कहाँ रही है, आ कहाँ से रही है, बच्चों को पिलाई जा रही है, हम पिलाते हैं। जाहिर है हर बंदा डरता है बहुत सारी चीजों से, हर बंदा अपने बच्चों को पिलाता है। ठीक है, अच्छा, अब वो सारी चीजें चल रही हैं अपनी जगह पे। अच्छा, उसके बाद होगा क्या कि हमें पता होगा कि कितनी आई वैक्सीन और कितनी लगी, और उसके बाद वो वैक्सीन यानी किस किस को लगी उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट जो है वो अवेलेबल होगा उसके मेडिकल वॉलेट के अंदर। उसमें वो दो नंबरी नहीं कर सकता। अगर किसी को वीजा चाहिए और उसके लिए पोलियो की वैक्सीन जैसे आज से चंद साल पहले जरूरी थी, आपको अगर बाहर जाना है तो वो सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा। अदरवाइज तो आप जाके किसी भी उधर से सिर्फ प्रिंट ही करवाना ना करवा सकते हैं। कोविड 19 का भी यही सिलसिला कि आप करवा सकते हैं जाके प्रिंट हो गए कि आप, लेकिन अगर उसको आप ब्लॉकचेन पे रख देंगे तो कितना आसान काम हो जाएगा। अच्छा, अब उसको बैक डब्ल्यूएचओ कर रहा हो, डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पे जैसे अभी हमने एचईसी की मिसाल ली थी, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने उसको बेसिकली कुछ चंद एक ऑर्गेनाइजेशंस को उसने पाकिस्तान के अंदर इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज के अंदर उनको बताया हो कि वो ऑथोराइज कर सकते हैं। अच्छा, मजे की बात है वो अपनी ऑथोराइजेशन भी किसी को नहीं दे सकते होंगे। ठीक है, कि तुम लगा दो, कोई डॉक्टर हमें पैसे लेके तो लगाई जा रहा है। ठीक है, वो चीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अनदर थिंग जो आजकल के उसमें आपको समझ। अच्छा, इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या रुक सकती हैं? मनी लॉन्ड्रिंग रुक सकती है, सर्टिफिकेट फोर्जरी रुक सकती है, फ्रॉड रुक सकता है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट की मद में आइडेंटिटी थेफ्ट रुक सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, वोटिंग की मिसाल अगर हम पकड़ लें तो आइडेंटिटी थेफ्ट रुक सकता है। करप्शन ऑब्वियसली आपकी बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है इससे। ठीक है,
इस सेक्शन में हर चीज क्लियर है सबको, केस स्टडीज को, फिर हम आगे कैरियर की तरफ मूव करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, अच्छा, मेरे सामने ना कई दफा एक सवाल आता है कि जी हमें ब्लॉकचेन में आने के लिए प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, मैं प्रोग्रामर नहीं हूं, और शायद जितनी ट्रेनिंग्स मैं पाकिस्तान में करवा चुका हूं उतनी किसी ने नहीं करवाई होंगी ब्लॉकचेन की। लेकिन मैं प्रोग्रामर बिल्कुल नहीं हूं, आई एम अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट। ठीक है, और आई एम स्टिल वर्क लाइक ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट। और सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि उसको प्रोग्रामिंग आती हो, हाँ उसको ये शायद जरूरी थोड़ा सा बन जाए कि उसको हल्का फुल्का कोड देखना आता हो, लेकिन उसके लिए ये कभी भी जरूरी नहीं रहेगा कि जी उसको प्रोग्रामिंग प्रॉपरली करनी आती हो। मैंने सारी जिंदगी नेटवर्क्स में काम किया और मुझे राउटर कॉन्फ़िगर करना नहीं आता। हाँ, सीसीआई की प्रिपरेशन तक आता था, लेकिन वैसे मुझे नहीं आता। अगर आप मुझे लाइव एनवायरनमेंट में बिठा दें मैं शायद ना कर पाऊं, और ना ही मेरा इंटरेस्ट था उस चीज में। मेरा इंटरेस्ट था सोल्यूशन डिजाइन करने में। इसी तरह इसके अंदर भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आप ऑपरेटर बन सकते हैं, आप डेवलपर बन सकते हैं एज यूजुअल जो बात हो रही है कोडिंग की, रेगुलेटर बन सकते हैं, एंड यूजर बन सकते हैं जो कि क्वालिटी एश्योरेंस को चेक करेगा, डेटा साइंसेज के लोग जो हमें इसमें चाहिए होंगे, क्योंकि जाहिर है एक बहुत बड़ा डेटा ब्लॉकचेन पे हिट करेगा। ठीक है, तो उसको भी तो किसी ने मैनेज करना ना। तो डेटा ऑपरेटर्स, डेटा प्रोसेसर्स, आपको इंजीनियर्स रिक्वायर्ड होंगे, डेटा प्रोसेसिंग इंजीनियर्स। ठीक है, तो बहुत सारी फील्ड्स बन सकती हैं। अच्छा, अभी अगली स्लाइड में मैं और तसल्ली में आपको लेके जाता हूँ। ये वो फील्ड्स हैं जो कि ब्लॉकचेन को रन कर रहे हैं। यानी अगर कोई चीज नई डिजाइन, नया केस स्टडी डिजाइन करना है तो वो आर्किटेक्ट है। नए रूल्स बनाने हैं, जैसे अभी कोविड-19 की बात हो रही है, तो वो सिक्योरिटी प्रोफेशनल मेरे जैसे हैं जो रेगुलेटर्स उसमें एज ए काम कर रहे हैं, जो ब्लॉकचेन को कहां कहां से खतरात हैं वो उसको देख रहे हैं। फिर ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने उसको ऑपरेशनल बनाना है ब्लॉकचेन को बाद में। ठीक है ना, कोई तो बना रहा होगा। देखें, ब्लॉकचेन तो डेवलप हो गई, अब कोई ना कोई तो हर जगह पे, हेल्थ केयर में कोई बंदा बैठा है जो उसको ऑपरेट कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर में कोई बंदा बैठा है जो उसको ऑपरेट कर रहा है, सर्टिफिकेट एजुकेशन सेक्टर में कोई बंदा बैठा है जो उसको ऑपरेट कर रहा है। लोग नॉर्मली ना एक बात करते हैं, यानी ये यहाँ पे मैं इसलिए बता दूं छोटी सी, कि हर बंदा ये समझता है कि जैसे रोबोटिक्स आ जाएंगे, तो रोबोट्स आ जाएंगे तो जी मजदूर क्या करेंगे, ये तो जॉब्स कम हो जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होता। जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है नई, तो न्यू स्ट्रीम लाइंस बन जाती हैं जॉब्स की। देखें, कॉमन सेंस है। अभी हम रोबोट्स की बात कर रहे हैं, अभी मैं जो बात करूंगा शायद आप में से कभी किसी ने सोची भी ना हो। सर, रोबोट्स भी तो कहीं ना कहीं पे बनने हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि रोबोट्स बने बनाए आ जाएंगे कहीं से। ठीक है, तो रोबोट्स भी तो कहीं बनने हैं, तो एक नई स्ट्रीमलाइन चल पड़ती है। ठीक है, ये सेम चीज इसके अंदर भी है। सिर्फ एक प्रॉब्लम जो लोगों को फेस करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम कहां पे फेस करनी पड़ेगी कि स्किल्ड लोगों की जरूरत ज्यादा पड़ जाएगी। यानी अगर आप स्किल्ड नहीं है, स्किल्ड से क्या मुराद है बताता हूं। कॉमर्स की फील्ड में सीए, अगर आप लोगों ने दायरा नाम सुना होगा सबने के सीए होते हैं, अगर 1970s का कोई सीए लाके आजकल के दौर में बिठा दिया जाए, वो काम नहीं कर पाएगा। मजे की बात यह कि आजकल के दौर का सीए जाके 1970s में बिठा दिया जाए, वो भी काम नहीं कर पाएगा। क्यों? सीए बना तब पेपर पेंसिल पे काम होता था, वहां से एक्सेल आई, सॉरी पहले विनस्टार 1 2 3 आई, विनस्टार 1 2 3 के बाद एक्सेल आ गई, एक्सेल के बाद अब आप देख रहे हैं यानी सीक्वल आई, ओरेकल डेवलपर आया, करते करते आजकल लोग पावर बीआई पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये पूरी एक स्ट्रीमलाइन है। आपको स्किल्ड होना पड़ता है नई जॉब करने के लिए। तो यस, ये रिक्वायरमेंट है। यानी अगर एक सेल्स का बंदा भी आगे आगे चल के बात करता हूं, तो वो जितनी फिर उनके लिए ब्लॉकचेन को सीखना जरूरी है। डेवलप करना आना इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ।
ये जॉब पे रिलेट करता है कि उसके लिए कितना जरूरी है कि उसको ब्लॉकचेन पे प्रोग्रामिंग आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जैसे इधर आपको बहुत सारे जॉब नजर आ रहे होंगे, ये सबको नजर आ रही है? मैं एक सेकंड इसको थोड़ा बड़ा कर दूं अगर, तो फिर आप लोगों को ज्यादा बेहतर लगा। ठीक है, अब नजर आ रही है आप सबको? अच्छा, देखें, बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायर्ड है। देखें, किसी ना किसी ने बिजनेस केसेस तो बनाने हैं। ऐसा ही तो नहीं है जैसे हम लोग बात करते हैं कि डेटाबेस कहाँ पे यूज होगा, ब्लॉकचेन कहाँ पे यूज होगा। किसी ना किसी ने तो ये चीज बतानी है कि इसका कोई बिजनेस केस बन सकता है कि नहीं बन सकता। देन आपको सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग भी तो चाहिए इसके अंदर। कौन जाके आपके ब्लॉकचेन एज ए सर्विस को बेचेगा? अगर आप ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रोवाइडर हैं तो किसी ने तो बेचना है उस चीज को, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसको ब्लॉकचेन का पता हो। हमारे यहाँ सेल्स के लोग तो जाके सिर्फ बातों में शेयर होते हैं ना, ठीक है, कि जी बस ठीक है जाके बेचा है। जैसे ये तो मैं बड़ी अजीब सी मिसाल देने लगा हूँ कि जी ये जाके सैमसंग का फोन आईफोन की प्राइस में बेचाएंगे, या आईफोन ये कह के बेचाएंगे हम इस पे एंड्रॉइड चला देंगे। ये चीजें पॉसिबल नहीं। उनके लिए टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है कि क्या काम हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते। ठीक है, उनको वो केस स्टडी जो हमने बात की उसका पता होना जरूरी है। आईटी सपोर्ट और इंटीग्रेशन, कस्टमर्स, एजुकेटर्स, जो पढ़ाने वाले लोग होंगे, देखें कुछ ना कुछ बता ही रहे होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि बस जी सारी चीजें, तो बाकी चीजें वही हैं कि जी आपको ब्लॉकचेन डेवलपर, आर्किटेक्ट, ऑपरेटर, ठीक है, बिजनेस लीडर, डिसीजन मेकर्स, बिजनेस एनालिस्ट किसके पास जाएगा बात करने के लिए? सेल्स का बंदा किसके पास जाएगा बात करने के लिए? अगर हम ब्लॉकचेन सिटी की बात करते हैं, दुबई की, तो वहां पे किसी ने तो ये डिसीजंस लिए हैं ना। ठीक है, अच्छा, अब ये वो बात है कि जी हम अगर टेक्निकल हैं और नॉन टेक्निकल हैं तो क्या करें? अगर आप नॉन टेक्निकल भी हैं अभी, तब भी आपको टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने अभी सीए की मिसाल दी, अगर वो आजकल के दौर में पावर बीआई नहीं सीखता या एक्सेल नहीं सीखता, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। बेशक वो 1970 से आया हुआ, बेशक वो आजकल के दौर का सीए अकाउंटेंट है, ठीक है, उसके लिए जरूरी है वो चीज सीखना। इसी तरह हम सबके लिए भी जरूरी है कि ये ब्लॉकचेन को सीखा जाए। यानी उस लेवल तक नहीं कि आपको डेवलपर ही बनना है, आप व्हाइट पेपर राइटर भी तो बन सकते हैं एज ए आर्किटेक्ट। आप रिसर्चर भी बन सकते हैं। आप जैसे हम ब्लॉगर की बात करते हैं, आप वहां पे नए नए आइडियाज को भी तो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली चीजें हैं, यानी कि ये तमाम वो जॉब रोल्स हैं जो आपके लिए आगे आने वाले दौर में बहुत काम करेंगे। अच्छा, छोटी सी बात ये है कि हम लोग कई दफा सोचते हैं कि अच्छा इसके अलावा भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन आपको बनना है मेनली, तो आपको बेसिकली किस तरफ जाना चाहिए, यानी कौन सा मटेरियल आपको पढ़ना है? जैसे पिछली स्लाइड में बात हो रही है कि अगर आपको यानी आप टेक्निकल हैं तो प्लीज उसको टेक्निकल चीजों की तरफ ही रखिए। एक सेकेंड, ये क्या कह रहे हैं सर? आई ट्राई कि मैं शेयर कर दूं। अच्छा, लेकिन जो चीजें हैं ना, जैसे अगर कोई बिजनेस लीडर है, उसके लिए जरूरी है वो सीबीबीएस एक दफा पढ़ ले, या फाउंडेशन के जो एग्जाम्स हैं वो जरूर पढ़ ले। नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं पीपीटी शेयर नहीं करूंगा। ठीक है सर, इस पे बाद में बात करते हैं प्लीज, अभी चलने दें, इस तरह चीजें चल रही। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद आप इसको सोच सकते हैं कि एक बिजनेस लीडर, अच्छा एक हेल्थ केयर वाले को क्या इंपॉर्टेंट है? हेल्थ केयर वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट, फाउंडेशन को समझना इंपॉर्टेंट, कि वो एक केस स्टडी को तो सोच सके। ठीक है, इसी तरह और बाकी चीजों के, बाकी लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? अगर डेवलपर की बात करते हैं तो उसको या इथेरियम आना चाहिए, या हाइपरलेजर आना चाहिए, या कोडा आना चाहिए। अच्छा, कोडा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन जो फ्रेमवर्क्स अभी आगे आने वाले दौर में नए आ रहे हैं, आपको वो देखने चाहिए कि उनमें कैसे काम हो सकता है। सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए उसको आर्किटेक्ट लेवल की चीजें पता होनी चाहिए कि मैंने अगर किसी से बिजनेस केस डिस्कस करना है,
तो वो लेवल क्या होना चाहिए? अगर वो सपोज करे एक बिल्कुल उस लेवल पे बात कर रहा है जिसको ब्लॉकचेन का पता ही नहीं है, तो उसने उस पेस को कैसे लेके जाना? अच्छा, फिर इसी तरह वही फाउंडेशन की मैंने बात की कि वो तो यानी जो भी बंदा ब्लॉकचेन के अंदर घुसना चाहता है ना, वो फाउंडेशन से स्टार्ट करे, हमेशा अपनी फाउंडेशन बिल्ड करे। देन सिक्योरिटी प्रोफेशनल जानना इसलिए जरूरी है, यानी वो एटलीस्ट एक आर्किटेक्ट के लिए इसलिए जरूरी है कि उसको पता हो कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स क्या होते हैं। अच्छा, एक डेवलपर के लिए क्यों जरूरी है सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को जानना? ताकि जब वो डेवलपमेंट कर रहा हो तो उसको पता हो कि मैं किन जो है क्या कहते हैं आप उसको, अटैक्स के खिलाफ बात कर रहा हूं, ठीक है, किन अटैक्स के खिलाफ जा रहा हूं मैं। तो ये यानी अपनी पढ़ाई की एक तरतीब रखें, रादर देन के जी मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, अब मैं फ्रीलांसिंग कर लूं। ऐसे नहीं होता। छोटे छोटे स्टेप्स लें, अपनी जिंदगी में छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाएं, इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला भी यकीन रखें ऑटोमेटिकली किसी ना किसी जगह पे पहुंचेंगे आप। ऐसा नहीं है कि जी आपको जो है ना कुछ भी वो नहीं है और बस ठीक है आप बस चल पड़े हैं एक राह पे, और वो राह आपको लगता है कहीं ना कहीं लेके निकल जाएगी। बाय द वे वो राह भी कहीं ना उसी जगह पे पहुंचेगी जहां पे अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है, लेकिन बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। आप कई दफा सोचेंगे यार ये फील्ड मेरे लिए सही नहीं है, इसको मैं शिफ्ट कर लूं। अच्छा, अब ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मैं शिफ्ट कर लूं। यानी मैंने अपनी छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि मैंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था ना, तो बड़ी जॉब्स आती थी, यानी कि आई वाज स्टार्टेड एट माय सैलरी इज अराउंड 1500 रुपीज फॉर द फर्स्ट टाइम, जो मुझे पहली सैलरी मिली थी, ठीक है। और उसके बाद यानी मुझे उन्हीं दिनों में ना आई वाज इन गालबन नेशनल इंजीनियर एट दोज डेज के उन्हीं दिनों ना वतीन बन रहा था बेसिकली, ठीक है। और बैंक अल्फला बनना शुरू हुआ, तो बैंक अल्फला के एक आईटी जो डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफर की कि जी तुम आ जाओ और आई विल पे यू 78,000 रुपीज बेनिफिट्स उसके अलावा, ठीक है। तो मैं नहीं गया था, वहां पे जॉब थी आईटी सपोर्ट की। अच्छा, मुझे जॉब कैसे ऑफर हुई थी? द रीजन बिहाइंड के हुआ ये था कि उनको एक प्रॉब्लम आ रही थी और मैं मीटिंग में वैसे ही बैठा हुआ था, और मैंने, क्योंकि मैं एज ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट काम करता हूँ, शुरू से कर रहा हूँ, तो मैंने ना उनको बता दिया था कि आपकी इस जगह पे प्रॉब्लम होगी, आप जाके ना वो वाला राउटर या तो हटा दें या उसकी कोई पॉलिसी चेंज करें। उन्होंने जाके अपने आईटी मैनेजर को कहा और वो प्रॉब्लम उसी तरह से सॉल्व हो गई। उसके 2 दिन बाद मुझे कॉल आई थी कि यार वी आर गोइंग टू ऑफर यू अ जॉब, ठीक है। तो मुझे यानी कि, लेकिन मैंने उनसे माजरत इसलिए कर ली थी। अब कहाँ, अच्छा, जब मैं वो जॉब, जब मुझे ऑफर आ रही तब मेरी, मेरा ख्याल तनख्वाह थी कोई 15,000 रुपये शायद, और मेरा इतना बड़ा जंप था, लेकिन वो जंप मैंने नहीं लिया। रीजन कि मैं वो काम नहीं कर सकता था, मैं एक आईटी सपोर्ट का बंदा नहीं था, मेरा दिमाग ही नहीं चलता आईटी सपोर्ट में। हाँ, मैं प्रॉब्लम्स तो बता सकता हूँ कि यार सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तो मैं यानी अब प्राउडली ये कह सकता हूं कि आई एम स्पेशलाइज्ड इन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट विद लास्ट 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। वरना मैंने लोग देखे हैं जो आईटी में होते हैं, शिफ्ट किया सेल्स में चले गए, सेल्स से शिफ्ट किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चले गए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से शिफ्ट किया वापस आईटी मैनेजमेंट में आ गए। मैंने ये काम नहीं किया अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी यही कहता हूं कि ये चीजें ना करें अपने साथ। आप बेसिकली अपने साथ खेल कर रहे होते हैं। अच्छा, उसका गुड एक मैं बता देता हूं। उसके तकरीबन साल के बाद आई गॉट द ऑफर फ्रॉम दुबई, एंड देन आई मूव टू दुबई इन एमरकॉम विद द बेटर ऑफर, ठीक है। तो कहने का मकसद ये, अपॉर्चुनिटीज आर देयर, लेकिन उनको आपने हैंडल कैसे करना है, आपका डिसीजन किस तरह से यस और नो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने फेसबुक पे एक वीडियो डाली थी थैंक यू और उसके ऊपर ना सॉरी के ऊपर, उसी तरह यस और नोज भी बड़े इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ठीक है। हाँ, हम एक बुक है बड़ी मजे की, जरूर पढ़िएगा, व्हाई वी मेक मिस्टेक्स, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, यानी ये पूरी मैंने शायद ज्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का इस बात पे कि अपने अपना पाथ सीधा रखें हमेशा आप लोग, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। यानी एक दफा आ गए हैं तो प्लीज अपने आप को डाइवर्ट ना करें, ठीक है। यानी उससे आगे से आगे राहें निकलती जाएंगी,
और इंसान सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट उस जगह पे होता है जहां पे सही रास्ते पे चल रहा होता है। याद रखिएगा ये बात, ये मैं आपको अपनी लाइफ का तजुर्बा बता रहा हूँ। ठीक है, कि इंसान सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट वहां पे होता है जहां पे आप बिल्कुल सही रास्ते पे होते हैं। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब क्वेश्चंस लेते हैं। आप अपना हैंड रेज करते जाइएगा, जिसमें जो है ना फिर हम लोग मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चंस ले सकूं, लेकिन हम टोटल को 15 मिनट्स तक क्वेश्चंस लेंगे एंड देन विल ऑफ। ओके, हेलो, अस्सलाम जी वालेकुम। राहिल भाई। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम राहिल भाई। सर, मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये कि जी, बैंकिंग इंडस्ट्री में इसके क्या यूज केस हो सकते हैं, ठीक है। ओके। और दूसरी चीज, जिस तरह से हमारे पास हमारे लीगेसी सिस्टम होते हैं, जो एप्लीकेशन सिस्टम होते हैं, क्या वो ब्लॉकचेन के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेट हो सकते हैं या दोनों सेपरेटली चलेंगे? अच्छा, राहिल भाई माइक पे ही रहिएगा। अच्छा, मैं आगे साथ साथ आपको अगर कोई दरमियान में ही आपका क्वेश्चन और बनता, देखें बैंकिंग सेक्टर का जिस तरह मैंने सबसे पहले बात की, अगर अभी हमने जैसे एचईसी की मिसाल ली थी, अगर हम उसको शिफ्ट कर देते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना ब्लॉकचेन बना लेता है और बाकी तमाम बैंक्स ब्लॉकचेन पे आ जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि इसके बाद बैंकिंग खत्म हो जाएगी। नहीं, बैंकिंग खत्म हो नहीं हो सकती। ठीक है, बैंकिंग ब्लॉकचेन को यूज करते हुए बॉर्डरलेस जो अपनी ये जो वो करते हैं ना ट्रांजैक्शन, वो तेज हो जाएंगी। ठीक है। और जैसे ई रुपी की बात है, ई रुपी को कोई तो बैक कर रहा होगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैक कर रहा होगा। सिर्फ फर्क कहां पे पड़ेगा, अब जो हमारा जो होता है ना, हमारी बैक पे कोई चीज होगी तो उतने उतने पैसे जनरेट होंगे। लाइक पहले गोल्ड था, आपने यानी कि पाकिस्तान में क्या हुआ, इन्होंने जी धड़ाधड़ पैसे प्रिंट किए और उनको बाहर भेजा, उनको डॉलर में कन्वर्ट कर लिया। अब डॉलर की प्राइस तो ऊपर चली गई, पाकिस्तानी रुपये की प्राइस नहीं चली गई। ठीक है। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर में इसका यूज हो सकता है, बशर्त ये कि उसको करने वाले ठीक हों। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपका था कि सॉरी, दूसरा क्वेश्चन क्या था, दोबारा बता दें। तो जिस तरह से हमारी लीगेसी सिस्टम्स चल रहे होते हैं, लाइक सीआरएम या एचआरएम वगैरह चल रहे हैं, ओके, उनको हम देखें, इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं? आई गॉट इट, आई गॉट इट। जब भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, ये मिक्स एंड मैच के साथ होती है। लाइक अभी अब रियल स्टेट की मैं अगर आपको मिसाल देता हूँ, रियल स्टेट आप फॉरेन शिफ्ट करके नहीं ले आएंगे। जैसे हमारे यहाँ तो डिजिटल इस चीज को कहा जाता है कि उन्होंने जी अपने तमाम वो जो खाते थे ना, बेसिकली उनको स्कैन किया और इंटरनेट पे डाल दिया, जी डिजिटल हो गए जी हम लोग। सर, डिजिटलाइजेशन ये नहीं है। आप वो चीजें वैसी चलती रहेंगी और आज से ऑनवर्ड आप चीजों को इस पे मूव करना शुरू करेंगे, नंबर वन। नंबर सेकंड स्टेप ये होगा, उन चीजों को भी आहिस्ता आहिस्ता आप इस सिस्टम पे लेके आना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चीजें आगे की तरफ मूव करेंगी। लाइक आपको कोई 10-12 साल लग जाएंगे इस चीज को करते करते, देन आप फुली, जैसे दुबई अगर काम कर रहा है, वो पिछले 10 साल से काम कर रहा है ब्लॉकचेन पे शिफ्टिंग का। ठीक है, तो हम उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन अब टेक्नोलॉजी क्योंकि थोड़ी सी आम हो गई है, यानी कि आम तो नहीं कहना चाहिए बेसिकली, अब क्योंकि टेक्नोलॉजीज यानी कि ब्लॉकचेन के अलावा टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा आ गई, तो शायद हमें शिफ्ट करने में जो है ना आसानी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर एक और चीज आती है, जिस तरह लेगेसी सिस्टम में हमारे पास डेटा बहुत सारा होता है, फाइल्स होती है, इमेजेस होती है या वीडियोस होती है, क्या वो तमाम चीजें भी ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट होंगी? देखें, ब्लॉकचेन है एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। हम्म। ठीक है, आप इसमें अपने एसेट का रिकॉर्ड रख सकते हैं। आपके पास एक एसेट है गाड़ी, ठीक है, आपके पास एक एसेट है, आपने पिक्चर ली थी किसी की, लाइक आपने एक बड़ी माइंड ब्लोइंग पिक्चर ली, वो एक एसेट है आपका। आप उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं कि ये मेरी है। ओके। ठीक है, आगे अब आप उसको तो किसी डेटा सेंटर में रख सकते हैं ना, लेकिन उस डेटा सेंटर से अगर कोई कॉपी करेगा तो आपके ना, आपकी इजाजत से और आपके क्या कहते हैं, कंसेंट से कॉपी करेगा। अभी तो ये चीज नहीं हो सकती ना। अब बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। जज़ाकल्लाह। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये पूछना था कि पाकिस्तान में कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो आपकी नॉलेज में हैं, जो ब्लॉकचेन पर अपना सिस्टम ट्रांसफर करना चाह रही हैं या करने वाली हैं या कर रही हैं? देखें, इस टाइम ना कुछ कंपनीज, सॉरी मैंने इसमें स्लाइड नहीं डाली कंपनीज की। देखें, बहुत सारी कंपनीज हैं, पाकिस्तान का तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन दुनिया भर में बहुत सारी कंपनीज हो रही हैं।
ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ मेडिकल कंपनी से मेरी बातचीत चल रही थी जो कि अपने तमाम रिकॉर्ड्स को लेके आना चाह रही हैं, ठीक है। तो जो लोग, जिन लोगों को पता है टेक्नोलॉजी का, क्योंकि जो लोग जल्दी इस पे आ जाएंगे उनके लिए जिंदगी आगे जाके आसान हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ये नहीं कि जैसे एजिलिटी एक कंपनी है, आपको पता होगा, या फेडेक्स है, ठीक है। अब फेडेक्स पाकिस्तान में ऑपरेशंस करती है अपने, लेकिन वो भी इस पे शिफ्ट, डीएचएल शिफ्ट हो रहा है इसके ऊपर पूरे का पूरा, ठीक है। अच्छा जी। और सर ब्रॉड कंट्रीज हैं, और ब्रॉड कंट्रीज में कहाँ जो है ना वो वर्क चांसेस हैं ब्लॉकचेन डेवलपर्स के लिए या आर्किटेक्ट्स के लिए? दुबई, सऊदी इस टाइम फिनटेक में, यूरोप, फिनलैंड, देन स्विट्जरलैंड। यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज हैं जिस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, और लेकिन हमारे, आपकी ना आवाज बड़ी अजीब सी आ रही, माजरत, शायद हवा का कुछ वो जो है ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। सर मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ। जी प्लीज। सर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ब्रॉड कंट्रीज में कहाँ वर्क के चांसेस हैं जहाँ हम मूव कर सकते हैं? और दूसरा मेरा मैं वही बता रहा हूँ जी जी। जो हम सर्टिफिकेशन एक सीबीबीएफ हमने कर ली है जो कि, और इसके बाद अगर हम सीबीडी करते हैं तो क्या इन सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे हम लोग मूव कर सकते हैं? देखें, सर्टिफिकेट्स की बेसिस पे आपको कम से कम ये तो जरूर, आप किसी को ये शो तो कर सकते हैं कि मुझे ये काम आता, ठीक है। ठीक है, सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं होता कि यू आर परफेक्ट, लेकिन सर्टिफिकेट, क्योंकि ये जो है ये नई नई सर्टिफिकेशन है, इसलिए आजकल इनकी मार्केट वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है। यानी बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे नहीं जी आपको काम आता हो, सर्टिफिकेट रहने दें। ये मामला होगा जरूर, लेकिन आज से 2-3 साल बाद। अच्छा। उसकी रीजन है, जैसे आप इसकी मिसाल लें, जब मैं नेटवर्क्स की फील्ड में आया, मैंने सीसीएनए वगैरह किया था 2004 में, जब लोगों को नेटवर्क्स का भी नहीं पता होता था क्या होते हैं, ठीक है। करते करते 2007 में आके जी सीसीआई का बूम आ गया। यानी सीसीआई, आपको पता होगा सीसीआई क्या होता है, राइट? नहीं सर मुझे नहीं पता। सीसीआई सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन है सिस्को की नेटवर्क्स में, ठीक है, जो कि टोटल प्रैक्टिकल पे होती है। अच्छा, हुआ ये कि जैसे ही वो एग्जाम आउट होने शुरू हुए, उसके लोगों ने धड़ाधड़ करने शुरू कर दिए। लाइक मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, 2008 तक तकरीबन 17,000 शायद कुछ सीसीआईज थे दुनिया में। 2000 से लेकर, तो 2000 में ये सर्टिफिकेशन गालबन स्टार्ट हुई थी, और 2007 तक, 7 सालों में, 8 तक, ठीक है, कुछ हजार थे बेसिकली, क्योंकि इसका नंबर ही गालबन 1000 से स्टार्ट किया था या 2000 से स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन अगले 3 सालों में 2008 से लेकर तो 2010 से लेकर तो 2019 तक, 2019 कह रहा हूँ, सॉरी 2016 तक 48,000 सीसीआई आ चुके हुए थे। और उनमें वो सीसीआई भी थे जो क्या कहते हैं, जो आके ना, मैंने यानी कि ऐसे सीसीआई का इंटरव्यू लिया हुआ है, जो आके कहते होते थे कि जी हम सर्टिफिकेशन कर रहे हैं लेकिन हमें काम नहीं आता, आप हमें जॉब दे दें, हम फ्री में काम कर लेंगे। अच्छा, बात समझ रहे हैं मेरी? एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। जी हाँ, एक्सपीरियंस तो देखें, एक्सपीरियंस तो रिक्वायर्ड है ही है हर हालत में, ठीक है। लेकिन सर्टिफिकेशन आपको अभी एक बूम दे सकती है, बिकॉज लोगों के लिए अभी ये जो सर्टिफिकेशन है ये आपके लिए ना एक वो है, क्या कह लें आप उसको, ब्रिज बन जाएगी कि आपको काम भी आता है, और आपने ये सर्टिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं की। जैसे सिक्योरिटी प्रोफेशनल, मेरा ख्याल है दुनिया में 8 लोग हैं, मैं 8वां बंदा हूं जिसने की, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो कहने का मकसद ये है कि ये जो चीज है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो आपको प्रूव कर सके कि हाँ जी इस बंदे को काम आता है। उसके बाद जॉब पे तो आपने अपने काम से प्रूव करना होता है ये सारा कुछ, ठीक है ना? अच्छा सर, और ये जो हम PIIC का, जैसे अभी हमारा 3rd क्वार्टर चल रहा है, विद इन 6 मंथ्स या 8 ज्यादा से ज्यादा हम कंप्लीट कर लेंगे, तो इसके बाद हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट में? कुछ ऐसा PIIC PAIC पे हम अगर बाद में बात करें तो ज्यादा मुनासिब नहीं है।
अच्छा सर, क्योंकि हम तो PIIC के प्लेटफॉर्म से ही पढ़ रहे हैं, तो आपसे भी वहीं से हाँ वो फिर। ठीक है, हाँ वो ठीक है, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं जरा, ठीक है? अच्छा चलें, ठीक है सर। ठीक है, चलें, ओके। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी हसनैन भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन हेल्थ केयर से रिलेटेड था कि जैसे पाकिस्तान में अभी ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ ब्लॉकचेन, ठीक है, जी लेकिन सर जैसे जी शौकतनम हॉस्पिटल है उधर, अगर हम 5 साल पहले सपोज हमने विजिट किया है, उन्होंने हमारे टेस्ट वगैरह किए हैं, उनके पास रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं सिस्टम में, और वो नेम या कोड एंटर करते हैं तो उनके पास वो रिकॉर्ड स्क्रीन पे अपीयर हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि वो ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं और दे हैव एनी अदर सिस्टम व्हिच दे आर यूजिंग? काइंडली they फिल are अप। using they are using centralized system, ठीक है? कैसे? तो सर देखें, अगर उनसे जाके आप ये कहें ना कि जी मुझे मेरी जो है वो दे दें, रिपोर्ट्स दे दें, मैंने किसी और जगह चेक करानी है, जी जी शायद वो आपको ना दें। वैसे तो दे देंगे, लेकिन वैसे बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी हॉस्पिटल है जो कि अपना डेटा सेंटर रन कर रहा है, तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है? अभी तो वो डेटा सेंटर है उनका जिसपे वो काम कर रहे हैं, उनकी पूरी आईटी टीम बैठती है उनके बेसमेंट में, ठीक है? तो अब मतलब समझा आपको बात का? जी जी जैसे समझ आया। सर्टिफिकेट था, जैसे मैंने भी आपको सर्टिफिकेट वाली बात की थी कि मुझे मेरी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए थी, जाहिर है उनके पास रिकॉर्ड तो पड़ा हुआ है मेरा, मेरी यूनिवर्सिटी के पास, लेकिन वो देने के लिए मुझे चार्ज कर रहे हैं कि दोबारा देने के लिए भाई चार्ज करेंगे हम आपको। बात समझ आ रही है? जी जी क्लियर है, थैंक यू सर। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। जी हसीब भाई। सर वालेकुम सलाम। आपकी आवाज बड़ी कम आ रही, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा प्लीज। सर मेरा भी क्वेश्चन ई पर है। अगर कोई मुल्क ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो कुछ जो सिस्टम में जो उनका सेंट्रलाइज सिस्टम है उनको अपोज करेगा। टैक्सेशन जो है हमारी टैक्स देते हैं वो अपोज होगा। गवर्नमेंट वो डिसेंट्रलाइज क्यों करना चाहेगी अपने सिस्टम को? अपना काम आसान बनाने के लिए। कैसे? अच्छा देखें, अभी गवर्नमेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, करप्शन, ऐसा ही है ना? तो अगर तो कोई गवर्नमेंट इस पे आती है तो ये चीजें रुक जाएंगी, ठीक है? अच्छा अब सपोज कर लेते हैं कोई गवर्नमेंट कहती है नहीं जी हमने तो नहीं आना, दुबई भी आ गया इस पे, यूएस भी आ गया, यूरोप भी आ गया, सारे का सारा, वो कहते हैं हम आपके बंदों को आज के बाद वीजा ही नहीं देंगे अगर आप हम उनका जो डेटा है ना हमारे साथ ब्लॉकचेन पे शेयर नहीं करेंगे। तो अगर आपका डेटा ब्लॉकचेन पे वेरीफाइबल नहीं होगा, हम आपको वीजा ही नहीं देंगे। तो समटाइम्स टेक्नोलॉजी या तो आप खुद ले आते हैं या लोग गर्दन पकड़ के आपसे करवा देते हैं। अब ये चॉइस हमारी होती है। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलें, जज़ाकल्लाह आसिफ भाई। बैंक जी याज भाई। सर वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे पास जितने भी सिस्टम अभी आपने यूज केस बताए हैं, हेल्थ में है, मनी बैंकिंग सिस्टम में है, एजुकेशन में है, ई कॉमर्स में है, उन सब के लिए हमें सबसे पहले जो है ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है, या फिर हमें कुछ इस तरह से जो है ना वो बनाना पड़ता है कि ये काम इस तरह से होगा। जो फर्स्ट पर्सन जो वो ब्लॉकचेन डेवलप करेगा, अगर वही वो गलत करे डेवलप, तो फिर देखें चक्कर गया, कोई एक अथॉरिटी तो इस पर काम कर नहीं रही होती, ठीक है? देखें सबसे पहला बंदा डेवलपर नहीं होता किसी भी जगह पे, ये याद रखिएगा। सबसे पहला बंदा होता है आर्किटेक्ट, ठीक है? देखें मैं क्या करूंगा, मैं आपको अपना फ्लो बता देता हूं। मैंने कोई भी सोल्यूशन डिजाइन करना होता है, मैं जी इसके अंदर ये चीज होगी, ये मकसद होगा, ये चीज, ये इक्विपमेंट लगेगा, ब्ला 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 ब्ला, ये यहाँ से डेटा मूव होके यहाँ पे जाएगा, यहाँ से डेटा मूव होके यहाँ पे जाएगा, यहाँ से डेटा मूव होके यहाँ पे जाएगा। फ्लो चार्ट्स बनते हैं, वो आप कोई तकरीबन 2-3 महीने इस काम पे लगाते हैं, फिर डेवलपर का काम शुरू होता है। ऐसा नहीं होता कि डेवलपर ने सोचा और जी बस शुरू हो गया अगला, ठीक है?
अच्छा, वो जो 2-3 महीने हैं उसके अंदर सोल्यूशन पहले बना। अच्छा, सोल्यूशन बनने का मतलब ये सोल्यूशन डिजाइन हुआ, उस सोल्यूशन को पे बिजनेस केस बना, बिजनेस केस के बाद वो अप्रूव हुआ, अप्रूव होने के बाद वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में गया, प्रोजेक्ट मैनेजर से वो डेवलपर के पास गया कि हाँ जी आप प्रोजेक्ट को डेवलप करें आप। तो इतने फिल्टर्स हैं बीच में, बात समझ आ रही है? यस सर। यानी आपका क्या ख्याल है, ई रूपी वाली जो मैंने मिसाल दी है वो किसी डेवलपर का दिमाग ऐसे हुआ ई रूपी बना देते हैं, सर ने आज आइडिया दे दिया बना दो यार, तो वो बनाना शुरू करे और लॉन्च कर दे, अगले दिन एफबीआर वाले उठा के ले जाएंगे उसके तुमको कि तुम कौन होते भाई इसको बनाने वाले। ठीक है ना? यस सर। ठीक है ना? तो और कोई क्वेश्चन सर, बात समझ आ गई? यही पूछ रहा था कि ये जो हमारी ये जो आज का लेक्चर है इसकी स्लाइड या फिर ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग है इसकी कब मिलेगी? रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है सर, चैनल नेम पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट पाकिस्तान। ओके सर, थैंक यू सर। वो वैसे ही गूगल पे लिखेंगे सबसे पहले यार आ रहा होता है आज, और यूट्यूब पे भी लिखेंगे तो सबसे पहले आ जाता है। ओके सर। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी फराज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्लॉकचेन की किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, आर्किटेक्चर की हो, डेवलपिंग की हो, तो उसकी जो लर्निंग का जो रोड मैप होगा उसको अगर आप बता सकें कि कैसे हम कोई भी, चाहे वो डेवलपिंग हो, आर्किटेक्चरिंग हो, तो उसका रोड मैप क्या हो? देखिए आप मुझे अगर अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता सकें तो। सर मेरा बैचलर है डबल मैथ के साथ। डबल मैथ के डबल साथ नहीं, आप अभी कोई जॉब करते हैं या क्या करते हैं? दैट्स माय अभी मैं आईटी की डिग्री ले रहा हूँ पीयू से, एमआईटी की। अच्छा, एमआईटी की पीयू से? यस ओके यस। अच्छा एक सेकंड। अच्छा, इसमें ना देखें चक्कर ये है कि आपके पास सबसे पहला जो चीज है वो है फाउंडेशन समझना ब्लॉकचेन की। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे बात की ना कि आपको आर्किटेक्ट में जाना है, आपको आर्किटेक्ट बनना है, तो उसके लिए आर्किटेक्ट की पूरी एक फील्ड है। उसके बाद आपको अगर डेवलपर बनना है तो डेवलपर की एक पूरी फील्ड है। आपको सिक्योरिटी में, सिर्फ सिक्योरिटी में जाना है तो सिक्योरिटी की एक पूरी फील्ड है। ठीक है, लेकिन फाउंडेशन को समझना इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी आपको आगे नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसलिए ये अब आप पे है कि आपका, जैसे अब आप मैथमेटिक्स वाले हैं तो ये अब आपको बेहतर पता है कि आपका दिमाग किस चीज में ज्यादा चल सकता है, या आप एमआईटी कर रहे हैं तो किस चीज में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। आप सोल्यूशन डिजाइनिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप किसी और चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो इट्स अप टू यू। अगर वो है तो आप लोग मेरा नंबर ले सकते हैं। मैं नंबर अपना रिपीट कर देता हूँ, दैट इज 0300 8477 ये मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है, तो इस पे आप मुझे कभी भी यानी व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, अरे जो कंसेंसस एल्गोरिदम वाला होता है वो डेवलपिंग में आता है, कंसेंसस एल्गोरिदम? देखें डिपेंड करता है, मैं भी कह रहा हूँ डिपेंड करता है कंसेंसस एल्गोरिदम कौन सा यूज करना है, यहाँ पे कौन सा बेहतर रहेगा ये आर्किटेक्ट बताएगा। ठीक है, okay. और अगर कोई नया बनाना है, कोई नया कॉन्सेप्ट है, उसकी नई टर्मिनोलॉजीज हैं, नई चीजें हैं, वो डेवलपर करेगा, लेकिन बताएगा वो भी आर्किटेक्ट ही। अब बात समझ आ रही है आपको? फराज भाई आपकी आवाज खत्म हो गई है, आई एम सो सॉरी। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा आपकी बात का। जी वकास भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। जैसे ये जो नादरा का सर डेटाबेस है ये तो सेंट्रलाइज है, तो हम इसको डिजिटल आइडेंटिटी इसको हम ब्लॉकचेन पे कैसे लेके आए? देखें बड़ा सिंपल है। अगर नादरा क्या करे, नादरा अपने जो है ना जो सर्वर्स हैं जी सर। वो हर बंदे के पास अवेलेबल हो जाए। जी सर।
ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज में चला जाएगा वो ऑटोमेटिकली। जी सर, लेकिन अब हर बंदे नादरा ने, यही जी मैं सर। बात करने लगा था, नादरा ने क्या किया, नादरा ने अपना एक ब्लॉकचेन डेवलप किया, जी उसमें उसने मल्टीपल लोगों को ये ऑथराइजेशन दे दी कि जी आप वेरीफायर्स हैं। जी सर। ठीक है, वो जो वेरीफायर्स होंगे वो उस ब्लॉकचेन का पार्ट होने जरूरी है, नंबर 1। जी ठीक है, नंबर 2, उनके पास, अच्छा अब आपके ध्यान में क्वेश्चन आता है जी, एक बंदे के पास सारा डेटा वो तो कोई भी देख सकता, जी आप मेरा डेटा मेरे कंसेंसस के बगैर नहीं देख पाएंगे। जी सर। ठीक है, तो ये तो शोर शॉर्ट है ये, इसके लिए वो फिर आगे डिटेल्स है, मैं अभी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज टाइम भी काफी हो गया। ठीक है, ठीक है सर, थैंक तो यू सर। वो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। जी राहिल भाई। सर ब्लॉकचेन की जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की ट्रेनिंग्स है वो कराची में कौन से इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं? कराची में कोई नहीं करवा रहा, मैं करवा रहा हूँ यार, मेरे से कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, अच्छा आई एम द ओनली, क्या कहते हैं ना, पाकिस्तान में जो ऑथराइज्ड बंदा है जो आर्किटेक्ट की ट्रेनिंग करवा सकता है। ठीक है, तो ये क्या फेस टू फेस ट्रेनिंग होती है, पर्सन टू पर्सन, या ऑनलाइन? ये यार अभी तो जूम पे ही हो सकती है। मैंने बड़ी इसको कोशिश की थी, जब नहीं कि मेरा बड़ा प्लान था कि मैं इसको जो है ना उस पर लॉन्च करूं, जो है यानी कि सब सारे शहरों में, लेकिन वो कोविड-19 आ गया, तो जूम पे हो सकती है, इसका कोई मसला नहीं। तो तो इसके इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप आपका सारा नंबर है आई थिंक, तो ये हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं, मैंने भी अपना नंबर लिखवाया है, राइट। सर एक मिनट, मैंने आपका नंबर सुना नहीं था, काइंडली अगर मुझे दैट वापस इज 0300, या चला मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड चैट पे लिख देता हूँ, रुकिए। 0300। ये जी मेरा नंबर है, आप इस पे जो है ना कर सकते हैं। ठीक है आया नहीं अभी तक। सर, ओह सॉरी, ये प्राइवेटली चला गया, एक सेकंड। ये है, ठीक है, थैंक यू सर, इंशाल्लाह आई विल कॉल टुमारो फॉर फर्दर डिस्कशन। या श्योर यू कैन कॉल मी एनी टाइम। बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज पहले मैसेज कर लीजिएगा, ये ना हो मैं किसी ऐसे सेशन में बैठा हूँ तो आपकी कॉल आ रही है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके, ओके। थैंक यू। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, हॉस्पिटैलिटी के ये, जी हाँ, इसमें हॉस्पिटैलिटी का ना बहुत एक अच्छा केस स्टडी बन सकता। अब वो एक लंबी डिस्कशन है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये श्योर कर देता हूँ, हाँ जी बन सकता है। ठीक है, तो यानी इसको हम फिर कभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। राहिल भाई, आपका फिर से कोई क्वेश्चन है? नो। ओके ओके, तो थैंक यू वेरी मच जी ज्वाइनिंग के लिए, हमने टाइम काफ़ी ले लिया। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा इंशाल्लाह मैं इस पे मुलाकात करूंगा। और आप लोगों में से जो अगर कोई इंटरेस्टेड हैं सर्टिफिकेशन में, तो जस्ट लेट मी नो। आप लोगों के पास मेरा नंबर आ गया और डायरेक्ट नंबर है, दिस इज नॉट अ बिजनेस नंबर, दिस इज माई पर्सनल नंबर, तो आप मुझे इस पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच, और जज़ाकल्लाह, मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।